हर इंसान की जिंदगी में दो तरह के पल आते हैं, एक जब हालात उसे बदलते हैं और एक जब वो खुद हालात को बदलने का फैसला करता है। लेखक स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग हालातों का बहाना नहीं बनाते, वो हालातों को बदलने की जिम्मेदारी उठाते हैं। यही होती है प्रोएक्टिव थिंकिंग, यानी ऐसी सोच जो कहती है मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। अब इसे एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। विक्टर फ्रैंकल, आजादी की सोच। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी मनोचिकित्सक थे जिन्हें नाजियों ने जेल कैंप, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया। उनके सामने उनके परिवार को मरते देखा गया, उन्हें रोज भूखा रखा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया। लेकिन उस नर्क जैसे माहौल में भी उन्होंने एक फैसला लिया, ये लोग मेरी हालत छीन सकते हैं, लेकिन मेरी सोच, मेरी प्रतिक्रिया और मेरा अंदरूनी आजाद मन, ये कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने पाया कि जब इंसान हालात पर नहीं पर अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान देता है तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेखक की सीख। स्टीफन कॉवी कहते हैं, ज्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं, यानी वे हालातों, मौसम, लोगों, मूड और बीते अनुभवों के हिसाब से सोचते और काम करते हैं। जैसे आज मूड नहीं है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मेरे पास समय नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं अपने शब्द, सोच और काम के लिए खुद जिम्मेदार हूं। मैं चुनता हूं कि मुझे कैसे महसूस करना है, क्या बोलना है और कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अब जानते हैं प्रोएक्टिव बनने के 5 आसान एक्शन स्टेप्स। 1. शब्दों को पहचानिए। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कर नहीं सकता। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं करूंगा, मैं रास्ता ढूंढूंगा। 2. शिकायत कम, समाधान ज्यादा। हालात खराब हों तो रोने के बजाय सोचिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 3. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाइए। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाइए जिन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपनी आदतें, सोच, जवाब। 4. रोज खुद से सवाल कीजिए, आज मैंने किन बातों पर प्रतिक्रिया दी और किन बातों पर मैंने खुद निर्णय लिया। 5. माफ कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरों के व्यवहार पर गुस्सा करने से बेहतर है आप अपने व्यवहार को ऊंचा कीजिए। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल को दूसरों, हालात या समय के हाथ में दे चुके हैं, या फिर आप रोज अपने फैसलों, अपनी सोच और अपने व्यवहार की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। याद रखिए, सफल लोग अपने हालात के अनुसार नहीं चलते, बल्कि अपने निर्णयों के अनुसार अपनी दुनिया बनाते हैं। अध्याय 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत व्यस्त रहता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बिना दिशा के दौड़ रहा होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में सच में सफल और संतुष्ट होना चाहते हैं तो हर काम की शुरुआत उसके अंत को सोचकर करनी चाहिए। इस अध्याय में स्टीफन कॉवी हमें बताते हैं कि हमें सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, हम कौन बनना चाहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचें जब हमारी कहानी खत्म हो जाए, हम अपने परिवार, करियर, समाज या आत्मा के लिए क्या योगदान देना चाहते हैं। अगर इन सवालों के जवाब हमारे पास साफ है, तभी हम अपने रोज के फैसले और कामों को उस दिशा में मोड़ सकते हैं। लेखक एक बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। सोचिए कि आप एक अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। सब लोग शांत हैं, माहौल भावुक है, और जब आप ताबूत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो ताबूत आपका है। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले, दोस्त, सहकर्मी और समाज के लोग आपके बारे में क्या कहें। क्या वो कहें कि ये इंसान बहुत दयालु था, इसने हमें प्रेरणा दी, इसने समाज के लिए कुछ किया, या फिर कहें कि ये तो बस खुद में ही उलझा रहा? यह कल्पना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। स्टीफन कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग अपनी जिंदगी एक साफ मकसद के साथ जीते हैं। वो किसी और की उम्मीदों या समाज के दबाव में नहीं चलते। वो अपने कोर वैल्यूज यानी अपनी असली मान्यताओं और आदर्शों के हिसाब से जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। इसलिए उन्हें पता होता है
कि किस चीज के लिए ना कहना है और किस चीज के लिए हाँ। अब इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण से समझते हैं। महात्मा गांधी। गांधी जी ने पहले ही तय कर लिया था कि वो देश को आजाद कराएंगे, लेकिन सिर्फ अहिंसा के रास्ते से। उनके जीवन का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश और समाज को नई दिशा देना। इसी मकसद ने उनके सारे फैसलों को आकार दिया, चाहे वो सादा जीवन जीना हो, चाहे जेल जाना हो या फिर अंग्रेजों से डटकर लड़ना हो। उन्होंने अपने जीवन की हर शुरुआत उसी अंत की कल्पना के साथ की कि एक दिन भारत आजाद होगा और हम प्रेम और शांति से जिएंगे। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने अंत को जानकर शुरुआत करते हैं तो आप एक मजबूत निजी मिशन स्टेटमेंट बना पाते हैं। ये स्टेटमेंट आपके हर फैसले को, आपकी प्राथमिकताओं को और आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है। ये ऐसा होता है जैसे आप जीपीएस में अपना डेस्टिनेशन डालते हैं तो रास्ता भले ही बदल जाए लेकिन मंजिल साफ रहती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? हम दूसरों की उम्मीदों में उलझ जाते हैं। समाज कहता है कि बड़ी नौकरी करो, बड़ी गाड़ी लो, लाइफस्टाइल चमकाओ और हम उसी दौर में लग जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा रुककर सोचते हैं तो पाते हैं कि हमने कभी खुद से नहीं पूछा, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए असली सफलता क्या है। लेखक हमें सुझाव देते हैं कि हम रोज खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछे। 1. मैं कौन हूं? 2. मुझे जिंदगी में क्या पाना है? 3. मैं किस दिशा में जा रहा हूं? इन सवालों के जवाब अगर आपके पास साफ है तो आप अपनी जिंदगी में दिशा, शांति और फोकस पाएंगे। आप दूसरों के दबाव में नहीं बल्कि अपनी सच्ची पहचान के आधार पर फैसले लेंगे। तो अब सोचिए, क्या आप अपने हर दिन की शुरुआत एक साफ मकसद के साथ करते हैं या फिर आप बिना नक्शे के भटकते जा रहे हैं? याद रखिए, सफल इंसान वो नहीं जो सिर्फ मेहनत करता है, बल्कि वो है जो सही दिशा में मेहनत करता है। अध्याय 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले जरूरी काम कीजिए। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मेरे पास समय नहीं है, काम बहुत है, या काश दिन में 25 घंटे होते? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हम सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितने बिजी हैं, असली सवाल है क्या हम सही चीजों में बिजी हैं। स्टीफन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग समय नहीं, प्राथमिकताओं को मैनेज करते हैं। यानी बात टाइम की नहीं, तय करने की है कि सबसे जरूरी काम कौन सा है और फिर उसी पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें पहले सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, न कि वो जो सबसे ज्यादा तात्कालिक या सबसे आसान है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपके सामने एक बड़ी टोकरी है और आपके पास 4 चीजें हैं, बड़े पत्थर, छोटे कंकड़, रेत और पानी। अगर आप पहले रेत और पानी भर दें तो बाद में बड़े पत्थर नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डाल दें, फिर कंकड़, फिर रेत और फिर पानी, तो सब कुछ समा जाएगा। यही जीवन की प्राथमिकताओं की सच्चाई है। बड़े पत्थर का मतलब है आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी काम, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके सपने, आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई या स्किल, आपका आत्मविकास। अगर आपने इनको पहले जगह नहीं दी तो बाद में आपके पास इनके लिए समय नहीं बचेगा। स्टीफन कॉवी इस बात को और गहराई से समझाते हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स से। ये 4 क्वाड्रेंट्स खाने में बंटा होता है। 1 अर्जेंट इंपॉर्टेंट यानी जरूरी और तुरंत करने वाले काम, जैसे डेडलाइन, मेडिकल इमरजेंसी, परीक्षा आज ही है। 2 नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप, स्किल सीखना, प्लानिंग। 3 अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तात्कालिक लेकिन जरूरी नहीं, जैसे कॉल्स, ईमेल्स, दूसरों की मांगे। 4 नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, न जरूरी न तात्कालिक, जैसे बेवजह सोशल मीडिया, टीवी, टाइम पास। अब सोचिए, हमें से ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर समय या तो क्वाड्रेंट 1 इमरजेंसी मोड में बिताते हैं या फिर क्वाड्रेंट 4 समय बर्बाद करने वाले कामों में।
लेकिन इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, यानी महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं पर असली विकास होता है। जब आप प्लानिंग करते हैं, रिश्तों पर काम करते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और नए स्किल सीखते हैं, तभी आप आने वाली इमरजेंसी को भी टाल सकते हैं। अब इसे एक असली कहानी से समझते हैं। कहानी अब्दुल कलाम और प्राथमिकता की ताकत। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एक बार किसी कार्यक्रम में जाने वाले थे। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें खबर मिली कि उनके किसी सहयोगी वैज्ञानिक के घर में कोई निजी संकट आया है और वो बहुत परेशान है। कलाम सर ने बिना देर किए कार्यक्रम को टाल दिया और सीधे अपने साथी से मिलने पहुंचे। बाद में जब पत्रकारों ने पूछा, आपने इतने बड़े कार्यक्रम को क्यों टाल दिया, तो उन्होंने कहा, एक इंसान की जिंदगी और भावनाएं मुझसे पहले है, बाकी कार्यक्रम तो दोबारा हो सकता है। यही होती है प्राथमिकता तय करने की असली समझ। स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर आप हर काम को जरूरी समझकर करते रहेंगे तो आप हमेशा थकते रहेंगे, लेकिन अगर आप सच में जरूरी चीजों पर पहले ध्यान देंगे तो आपका तनाव घटेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा और आप ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। अब सवाल है, कैसे तय करें कि कौन सा काम पहले करना है? इसके लिए लेखक 3 सुझाव देते हैं। एक, रोज की टू डू लिस्ट नहीं, हफ्ते की प्लानिंग करें। हर दिन की भागदौड़ में आप महत्वपूर्ण काम को भूल जाते हैं, इसलिए हफ्ते की शुरुआत में बैठकर सोचिए, इस हफ्ते मेरे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, और फिर उसी के हिसाब से समय बांटिए। 2, ना कहना सीखिए। अगर आप हर किसी को हाँ कहते रहेंगे तो अपनी जरूरतों को मार देंगे। इसलिए जब कोई ऐसा काम आए जो आपके मिशन और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो विनम्रता से मना करना सीखिए। 3, टेक्नोलॉजी को काम में लाइए, गुलाम मत बनिए। मोबाइल, नोटिफिकेशन, ईमेल, ये सब जरूरी है, लेकिन अगर ये आपकी प्राथमिकताओं को बिगाड़ रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल करना होगा। लेखक कहते हैं कि जब आप पहले जरूरी काम करते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनते, आप पर्पसफुल बनते हैं। आपको पता होता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। अब सोचिए, क्या आप हर दिन के काम को बस आदत से करते हैं, या फिर हर सुबह उठकर तय करते हैं कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है? आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे वहां खर्च कीजिए जहां इससे आपके सपने, रिश्ते और आत्मा मजबूत हो। याद रखिए, हर हाँ के पीछे कोई न कोई ना छिपा होता है। तो वही हाँ कहिए जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाए। अध्याय 4, थिंक विन विन, सबके लिए जीत की सोच। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं या हमेशा तुलना करते रहते हैं? उन्हें लगता है कि अगर कोई और आगे बढ़ा तो उनके हिस्से की खुशियां कम हो जाएंगी। यही सोच होती है विन लूज, यानी अगर तुम जीते तो मैं हार गया। लेकिन स्टीफन कॉवी कहते हैं कि इफेक्टिव लोग विन विन सोचते हैं, यानी ऐसी सोच जिसमें दोनों पक्षों की जीत हो। यही सोच रिश्तों को मजबूत बनाती है, विश्वास बढ़ाती है और लंबे समय तक सफलता की नींव रखती है। विन विन का मतलब है मेरी भी जीत हो और तुम्हारी भी। ये कोई समझौता नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हर कोई संतुष्ट होता है। ये सोच स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस में विश्वास रखती है, यानी दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त अवसर है, बस हमें मिलकर उन्हें खोजना है। जब हम विन विन सोचते हैं तो हम दूसरों के विकास से डरते नहीं, बल्कि उसे सेलिब्रेट करते हैं। अब इसे एक असली प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं। 2 दुकानदारों की मानसिकता। एक शहर में 2 दुकानें थीं। दोनों में एक जैसे कपड़े बिकते थे। एक दुकानदार हमेशा परेशान रहता। वो सोचता कि अगर सामने वाला ज्यादा कमा रहा है तो मेरे ग्राहक कम हो रहे हैं। वो हर दिन स्पाई करता, दाम गिराता, आलोचना करता। दूसरी ओर दूसरा दुकानदार अपने काम में मग्न रहता। वो कहता, अगर मेरे पड़ोसी की दुकान पर भीड़ है तो इसका मतलब ये शहर तरक्की कर रहा है। वो अपने ग्राहकों की सेवा पर ध्यान देता, नए आइडिया लाता
और कभी भी तुलना नहीं करता। समय के साथ पहला दुकानदार नकारात्मकता में डूबता गया, जबकि दूसरा अपनी सकारात्मक विन विन सोच से पूरे मोहल्ले का भरोसा जीत गया। वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं, एक इंस्पिरेशन बन गया। स्टीफन कॉवी ने सोचने के 6 तरीके बताए हैं। 1, मैं भी जीतूं, तुम भी जीतो। सबसे अच्छी सोच। इसमें दोनों पक्षों को फायदा होता है। यह सोच विश्वास, सम्मान और मिलकर आगे बढ़ने में यकीन रखती है। 2, मैं जीतूं, तुम हारो। इसमें इंसान सिर्फ अपनी जीत चाहता है और दूसरों की हार से उसे खुशी मिलती है। यह घमंड या ईगो से भरी सोच होती है। 3, मैं हारूं, तुम जीतो। यह सोच तब होती है जब इंसान खुद को कमजोर समझता है और दूसरों को खुश करने के लिए खुद की हार मंजूर कर लेता है। आत्मसम्मान की कमी होती है। 4, दोनों हारे। यह सोच तब आती है जब इंसान दूसरों से जलता है या बदला लेना चाहता है। इसमें किसी को जीतते नहीं देख सकता, भले खुद भी हार जाए। 5, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम हारे या जीते। इसमें इंसान को सिर्फ अपनी जीत से मतलब होता है, दूसरों के नुकसान या जीत से कोई लेना देना नहीं। 6, या तो दोनों जीतें या सौदा ही न हो। यह सोच बहुत समझदारी वाली है। अगर दोनों को फायदा नहीं मिल रहा तो काम ही नहीं करेंगे। मतलब जब तक सबकी भलाई न हो, फैसला नहीं लेंगे। उदाहरण, गांधी जी ने हमेशा सभी के भले की सोच रखी। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने अंग्रेजों से आजादी बिना हथियारों के हासिल की। उन्होंने सिर्फ भारत की जीत नहीं चाही, बल्कि एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें अहिंसा और नैतिकता दोनों पक्षों की भलाई के लिए थी। उनकी सोच थी, अगर हम दूसरों को नीचा दिखाकर जीतते हैं तो वो जीत नहीं, हार है। वो हमेशा सबके भले की सोचते थे। इसी वजह से वो सिर्फ नेता नहीं, एक महान व्यक्ति बन गए। रिश्तों में ऐसा क्या करें कि दोनों का भला हो। अपने परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत में तुलना और दोषारोपण कम करें। दूसरों की बात को महत्व दें, भले ही आप असहमत हों। रिश्तों में लेन देन नहीं, मिलकर बढ़ने की सोच अपनाएं। माफ करना और दूसरों को समझना मिलकर जीतने की सोच का हिस्सा है। सोचिए, क्या आप दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हैं या प्रेरित होते हैं? क्या आप रिश्तों में हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं या साथ चलने की? क्या आपके फैसले सिर्फ खुद को खुश करने के लिए होते हैं या दूसरों की भलाई को भी ध्यान में रखते हैं? खुद से पूछिए, क्या मैं हर बार यह सोचता हूं कि मैं ही सही हूं, या फिर मैं दूसरों की बात समझने की भी कोशिश करता हूं? अगर आप सच में सफल बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीत का रास्ता खोजना होगा। सिर्फ जीतने की नहीं, साथ जीतने की सोच ही असली जीवन शैली है, जो आपके मन, रिश्ते और मंजिल तीनों को सही दिशा देती है। जब आप अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की मदद और सम्मान को भी अहमियत देते हैं, तभी असली समझदारी की सोच पैदा होती है। यही सोच आपको अच्छा इंसान बनाती है और अच्छा इंसान ही लंबे समय तक असरदार और कामयाब बनता है। अब सोचिए, आप अगली बार जब किसी रिश्ते, बिजनेस डील या बातचीत में होंगे, तो क्या आप सिर्फ अपनी जीत की सोचेंगे या फिर आप ऐसा रास्ता चुनेंगे जहां आप भी जीतें और दूसरा भी खुश रहे? हैबिट 5, जहां हम सीखेंगे कि ध्यान से सुनना कैसे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, तुम मेरी बात कभी समझते ही नहीं हो? या फिर खुद ऐसा महसूस किया है कि आप कितना भी समझाना चाहें, सामने वाला सुनता ही नहीं? स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर आप सच में असरदार बनना चाहते हैं तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझाने की। यही है 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सबको अपनी राय रखनी है, सबको खुद को साबित करना है, लेकिन कम ही लोग होते हैं जो गहराई से सुनते हैं, जो बिना बीच में टोके, बिना जज किए सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हैं। सुनना लेकिन कैसे? अधिकतर लोग सुनते नहीं, वे बस रुकते हैं ताकि फिर से बोल सकें। वे सामने वाले की बात को अपने पुराने अनुभवों, अपने फिल्टर्स के हिसाब से सुनते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर कोई बच्चा अपने पिता से कहे, पापा मुझे डर लग रहा है, तो जवाब आता है, डरने की क्या बात है, तुम तो लड़के हो। यहां पिता ने सुना नहीं, बस जवाब दे दिया। लेकिन अगर वह कहते, तुम्हें किस बात से डर लग रहा है बेटा, तो वो बच्चा खुलकर बताता और उसका डर आधा हो जाता। अब्राहम लिंकन, एक नेता जिसने सुनने की ताकत से दिल जीते। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के पास एक गरीब किसान आया। लिंकन बहुत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस किसान को समय दिया। उन्होंने ध्यान से उसकी बात सुनी, उसकी परेशानी समझी और बिना किसी घमंड के मदद भी की। बाद में किसी ने पूछा, आप इतना बड़ा आदमी है, आपने इतना वक्त एक किसान को क्यों दिया? तो लिंकन ने कहा, अगर मैं सिर्फ बोलता रहूं तो मैं वही सीखूंगा जो मैं जानता हूं, लेकिन जब मैं सुनता हूं तो मुझे वो भी जानने को मिलता है जो मैं नहीं जानता। सुनने के 4 स्तर होते हैं। एक, इग्नोर लिसनिंग, जब आप सामने वाले की बात बिल्कुल नहीं सुनते। 2, प्रेटेंड लिसनिंग, जब आप दिखाते हैं कि सुन रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है। 3, सिलेक्टिव लिसनिंग, जब आप सिर्फ वही बातें सुनते हैं जो आपको पसंद आती है। 4, एम्पैथिक लिसनिंग, जब आप सामने वाले की जगह खुद को रखकर उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं। स्टीफन कॉवी कहते हैं, सफल लोग हमेशा सहानुभूति से सुनते हैं। वे सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामने वाले की भावनाएं, इरादे और मन की स्थिति भी समझते हैं। एक्शन स्टेप्स, समझने की आदत कैसे डालें। 1, बीच में मत बोलो, जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो उसे शांति से पूरा बोलने दो। किसी को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी इज्जत होती है। 2, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो, जवाब देने की जल्दी न करो। पहले ये समझो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। 3, मिरर लिसनिंग अपनाओ, सामने वाले की बात को दोहराकर कंफर्म करो, जैसे, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है। 4, चेहरे और आवाज को पढ़ो, कई बार शब्द कम बोलते हैं, भावनाएं ज्यादा। चेहरे के हाव भाव और आवाज के टोन पर ध्यान दो। 5, धैर्य रखो, हर इंसान अपने समय पर खुलता है। अगर तुम जल्दी में हो तो न खुद समझ पाओगे न सामने वाले को। रिश्तों में समझ की ताकत, पति पत्नी के रिश्ते हों या पेरेंट्स और बच्चों के, ऑफिस के सहकर्मी हों या दोस्त, हर रिश्ता तब बेहतर होता है जब हम समझने की कोशिश करते हैं, ना कि बदलने की। अगर कोई दोस्त उदास है तो सलाह देने से पहले उसके दर्द को सुनो। अगर बच्चा चुपचाप है तो पहले उसकी दुनिया में जाकर देखो कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे सही मायनों में सुना जा रहा है तो वो खुद ब खुद बदलने लगता है। गांधी जी जब भी किसी से मिलते थे तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी ध्यान से सुनना। चाहे वो एक अंग्रेज अफसर हो या कोई गरीब किसान, गांधी जी सबकी बात सुनते थे, समझते थे और तभी जवाब देते थे। यही वजह थी कि वो लाखों दिलों को छू पाए। अब सोचिए, क्या आप अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं? क्या आप किसी की पूरी बात सुनते हैं बिना जज किए? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है? स्टीफन कॉवी कहते हैं, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना गहराई से सुनते हैं। अगर आप ज्यादा समझदार, प्रभावी और प्रिय इंसान बनना चाहते हैं तो पहले समझना सीखिए। ये न सिर्फ आपको रिश्तों में गहराई देगा बल्कि आपकी सोच को भी विशाल बना देगा। सुनना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 6, सिनर्जाइज, मिलकर जीतने की कला। दुनिया में हर कोई खुद को सही मानता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, उसकी सोच को लोग समझें। लेकिन अगर हम हर बार सिर्फ खुद की सोच को ही आगे रखें तो न रिश्ते बनेंगे, न टीम बनेगी और न ही बड़ी सफलता मिलेगी। स्टीफन कॉवी कहते हैं, सिनर्जी का मतलब है अकेले से बेहतर, मिलकर कुछ नया और बड़ा बनाना। यानी जब 2 या 2 से ज्यादा लोग अपने अपने विचार, ताकत और अनुभवों को मिलाकर ऐसा समाधान निकालें जो अकेले कोई भी नहीं निकाल सकता था, तो यही होती है सच्ची सिनर्जी। सिनर्जी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है। ऐसी सोच जो कहती है, मैं सही हूं
लेकिन हो सकता है तुम भी सही हो। चलो मिलकर कुछ नया सोचते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग जंगल में खो गए हैं। एक को दिशा की समझ है, दूसरे को पेड़ों और जानवरों की। अगर दोनों मिलकर चलें तो वे सही रास्ता भी चुन सकते हैं और खतरे से भी बच सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ये साबित करने में लगे रहें कि सिर्फ वही सही है, तो वे शायद कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह जिंदगी में भी जब हम दूसरों की बात सुनते हैं, उनके नजरिए को अपनाते हैं और अपने अनुभवों को जोड़ते हैं, तभी असली इनोवेशन और सफलता जन्म लेती है। कवि कहते हैं कि सिनर्जी तब होती है जब दो लोग सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए बात करते हैं। जैसे एक रंग सिर्फ तब खूबसूरत लगता है जब वो दूसरे रंगों के साथ मिलकर एक तस्वीर बनाता है। अकेला रंग सीमित होता है, लेकिन मिलकर वो तस्वीर को जिंदा कर देता है। यह आदत हमें सिखाती है कि असली ताकत अकेले जीतने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर ऐसी जीत बनाने में है जो सबके लिए फायदेमंद हो। स्टीफन कॉवी कहते हैं, मोस्ट पीपल लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। लेकिन सिनर्जाइज में हम पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और तब जाकर किसी समाधान पर पहुंचते हैं। सिनर्जी को अपनाने के फायदे क्या है? बेटर सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब दो दिमाग मिलते हैं तो तीसरा और बेहतर आइडिया निकलता है। रिलेशनशिप मजबूत होती है। जब आप दूसरों की सुनते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं तो रिश्तों में गहराई आती है। कॉन्फ्लिक्ट की जगह क्रिएटिविटी आती है। बहस की बजाय सहयोग होता है। अब इसे एक जबरदस्त कहानी से समझते हैं। कहानी, दो किसान रामू और श्यामू। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों के खेत सूख रहे थे क्योंकि पानी नहीं था। एक दिन गांव के पास एक नया तालाब खुदा, लेकिन वह उनके खेतों से थोड़ा दूर था। रामू ने कहा, मैं अकेले ही पाइप बिछाऊंगा, किसी की मदद नहीं लूंगा। श्यामू ने कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो जल्दी हो जाएगा और दोनों को पानी मिल जाएगा। रामू ने मना कर दिया। वह अकेले खुदाई करता रहा, थकता रहा और बहुत समय बर्बाद किया। श्यामू ने गांव के कुछ लोगों की मदद ली, टीम बनाई और कुछ ही दिनों में पानी अपने खेत तक ले आया। अब सोचिए, रामू जो अकेला लड़ता रहा या श्यामू जिसने साथ मिलकर काम किया, किसकी फसल ज्यादा अच्छी हुई होगी? यही है सिनर्जी, मिलकर किया गया काम जो अकेले से कई गुना बेहतर और तेज होता है। सिनर्जी की शुरुआत कहां से होती है? सिनर्जी की शुरुआत होती है डिफरेंसेस को स्वीकार करने से। कवि कहते हैं, असली समझदारी तब आती है जब आप मानते हैं कि दूसरों की सोच, अनुभव और नजरिया आपके से अलग हो सकता है और शायद ज्यादा अच्छा भी। मतलब, अगर कोई आपसे अलग सोचता है तो उसे बदलने की बजाय समझने की कोशिश करें। जैसे प्रकृति में देखिए, हर पौधा, हर कीड़ा, हर पक्षी अलग है, लेकिन मिलकर एक सुंदर और संतुलित इकोसिस्टम बनाते हैं। कोई भी अकेला नहीं चल रहा, सब मिलकर काम कर रहे हैं। वही सोच हमें इंसानी रिश्तों और टीम वर्क में भी अपनानी चाहिए। सिनर्जी का असर परिवार और ऑफिस दोनों में। परिवार में जब पति पत्नी एक दूसरे की सोच को सुनते हैं, बच्चों को भी विचार रखने देते हैं और सब मिलकर फैसले लेते हैं, तो घर में शांति और विकास दोनों होता है। ऑफिस में अगर टीम लीडर ये मानता है कि हर टीम मेंबर की राय मायने रखती है, तो टीम ज्यादा मोटिवेटेड, कमिटेड और क्रिएटिव होती है। सिनर्जाइज कैसे करें? कुछ आसान स्टेप्स। फर्क को अपनाइए, न कि दबाइए। अगर कोई आपकी बात से सहमत नहीं है तो उसे सुनिए, शायद उसमें कुछ सीखने जैसा हो। मैं सही हूं की सोच छोड़िए, आप सही हो सकते हैं लेकिन अकेले नहीं। दूसरों के नजरिए को जगह दीजिए, साथ मिलकर सोचिए। कोई भी मुद्दा हो, टीम वर्क से हल निकालिए। अकेले फैसला लेने से बेहतर है कि सबकी बात सुनी जाए। खुलकर बातचीत कीजिए। जहां लोग खुलकर बोल सकते हैं, वहां नए आइडियाज जन्म लेते हैं। रिलेशनशिप को आधार बनाइए। रिजल्ट खुद आएंगे। जब भरोसे का माहौल बनेगा, तभी असली सिनर्जी पैदा होगी। स्टीफन कॉवी कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट जस्ट कोऑपरेशन, इट्स क्रिएटिव कोऑपरेशन।
यानी ये सिर्फ साथ काम करना नहीं है, बल्कि मिलकर कुछ नया और शानदार बनाना है। इस आदत को अपनाकर आप न सिर्फ अच्छे लीडर बन सकते हैं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिसके साथ लोग काम करना चाहते हैं। सिनर्जी का मतलब है जीत मेरी भी और जीत तुम्हारी भी, विन विन से भी ऊपर, विन टुगेदर। अध्याय 7, शार्पन दी सॉज। खुद को तराशते रहिए। कल्पना कीजिए एक लकड़हारा पेड़ काट रहा है। वह लगातार घंटों से काम कर रहा है, लेकिन पेड़ गिर नहीं रहा। कोई पूछता है, भाई आरी को तेज क्यों नहीं करते? वो जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है। अब आप ही सोचिए, क्या बिना आरी तेज किए वो अपना काम जल्दी कर पाएगा? स्टीफन कॉवी कहते हैं, शार्पन द सॉ का मतलब है अपने आप को बेहतर बनाना, ताकतवर बनाना और हमेशा तरोताजा रखना। क्योंकि अगर आप खुद की ऊर्जा, मानसिकता और शारीरिक ताकत को ठीक नहीं रखेंगे, तो कोई भी आदत, कोई भी प्लान ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। इस आदत का सीधा मतलब है सेल्फ रिन्यूअल, यानी खुद को समय समय पर रिचार्ज करना। 4 इंपॉर्टेंट एरियाज जहां आपको खुद को लगातार तेज करते रहना चाहिए। 1. शारीरिक विकास। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा संसाधन है। अगर शरीर थका हुआ है, बीमार है या ऊर्जा नहीं है, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या करें? रोज थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, पर्याप्त नींद, तनाव कम करना। याद रखिए, थका हुआ शरीर थकी हुई सोच देता है। 2. मानसिक विकास। दिमाग को रोज निखारना जरूरी है। सिर्फ काम करते रहना काफी नहीं, आपको कुछ नया सीखते रहना होगा। क्या करें? किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना, लेखन करना, सोचने के लिए समय निकालना। कावी कहते हैं, इफेक्टिव लोग हर दिन अपने दिमाग को ऐसी चीजों से भरते हैं जो उन्हें और बेहतर बनाती है। 3. भावनात्मक और सामाजिक विकास। सिर्फ बाहर से फिट होना काफी नहीं, अंदर से भी खुश रहना जरूरी है। आपके रिश्ते, आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिरता ये तय करते हैं कि आप बाहर कितना मजबूत दिखेंगे। क्या करें? अपने करीबियों से दिल से जुड़िए, माफ करना और सहानुभूति रखना सीखिए। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाइए, दूसरों की बातें सुनना सीखिए। इमोशनल वेलनेस वही है जहां मन शांत हो और रिश्ते समझदारी से भरे हों। 4. आत्मिक विकास। आत्मिक शक्ति वो चीज है जो आपको जिंदगी में उद्देश्य देती है। जब आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो रास्ते में आने वाली थकावट आपको हिला नहीं सकती। क्या करें? ध्यान करें, प्रार्थना करें, कृतज्ञता लिखें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, अपने जीवन के उद्देश्य को समय समय पर याद करें। स्टीफन कॉवी कहते हैं, आत्मिक ऊर्जा वो नींव है जिस पर बाकी तीनों पहलू खड़े होते हैं। एक प्रेरक कहानी। 2 लकड़हारे। 2 लकड़हारे रोज सुबह जंगल में पेड़ काटने जाते थे। पहला लकड़हारा बिना रुके, बिना आराम किए दिन भर पेड़ काटता। दूसरा हर 2 घंटे में थोड़ी देर रुकता, अपनी आरी तेज करता, पानी पीता और फिर दोबारा काम शुरू करता। शाम को दोनों जब वापस लौटते तो दूसरे लकड़हारे ने हमेशा ज्यादा पेड़ काटे होते। पहले ने पूछा, तू आराम करता है, फिर भी मुझसे ज्यादा कैसे काट लेता है? दूसरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं आरी तेज करता हूं भाई। यही अंतर है उन लोगों में जो खुद को तराशते हैं और उनमें जो खुद को घिसते घिसते थका देते हैं। तो अब सवाल है, आप अपनी आरी को कैसे तेज करेंगे? स्टीफन कॉवी कहते हैं, अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालते तो एक दिन हालात आपको मजबूर करेंगे कि आप रुक जाओ। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त खुद को दीजिए, हर हफ्ते कुछ नया सीखिए, हर महीने अपनी सोच और आत्मा को पोषण दीजिए। इफेक्टिव बनने का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया में सफल होना नहीं है, बल्कि खुद के अंदर भी मजबूती और संतुलन बनाना है। शार्पन द सॉ वो आदत है जो बाकी 6 आदतों को जिंदा रखती है। अगर आपने खुद को बेहतर बनाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे आपकी सोच, शरीर और आत्मा सब थक जाएंगे। जैसे मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही खुद को रिचार्ज और रिफ्रेश करना भी जरूरी है। अब आप सोचिए,
क्या आप हर दिन सिर्फ काम ही कर रहे हैं या खुद को भी थोड़ा वक्त देते हैं? क्या आप थक चुके हैं या खुद को तराश रहे हैं? क्या आप केवल दूसरों के लिए दौड़ रहे हैं या अपने अंदर भी झांक रहे हैं? याद रखिए, इफेक्टिव लोग लकड़ी काटने में नहीं, आरी तेज करने में समय लगाते हैं, और यही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। तो दोस्तों, आपने अभी जाना सफलता पाने वाले लोगों की 7 सबसे असरदार आदतें क्या होती है। ये सिर्फ किताब के पन्नों में छपे शब्द नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की जिंदगी से निकले हुए सबक है जिन्होंने खुद को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया है। अब बारी आपकी है। सोचिए, क्या आप सिर्फ एक और वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से अपनी आदतों में एक छोटा लेकिन सच्चा बदलाव लाने का फैसला करेंगे। याद रखिए, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अपने हालात के शिकार नहीं है, आप अपने फैसलों के निर्माता है। आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनती है। तो अगर आपने अभी कुछ सीखा है तो उसे सिर्फ समझकर मत छोड़िए, उसे आज से जीना शुरू कीजिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है या अंदर से झकझोरा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। शायद वो एक शेयर किसी की जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर आप ऐसी ही और किताबों की गहराई से बनाई गई सरल और प्रेरणादायक कहानियां पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर हफ्ते आपको मिले कुछ नया सोचने, समझने और जीने का मौका। अब आप कमेंट में बताइए, इन 7 आदतों में से आपको कौन सी आदत सबसे ज्यादा दिल को छू गई और आप कौन सी आदत को आज से अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहे हैं। आपका जवाब सिर्फ कमेंट नहीं होगा, वो आपके नए सफर की शुरुआत होगी। अंत में बस इतना कहेंगे, दुनिया वही लोग बदलते हैं जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो आज से खुद को तराशना शुरू कीजिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए बड़ा, सीखिए हर दिन और बनाइए अपनी एक अलग पहचान।